हमारे साथ मेहमान जो है वो जुड़ गए हैं, जिनका नाम डॉक्टर बीएन झा है, जो साइंटिस्ट है। वो हमें अच्छे तरीके से बताएंगे, सरल शब्दों में बताएंगे कि इन तमाम चीजों को क्या मतलब है। सर, आपका जनसत्ता में बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। जानकी। और यहाँ पर जो रोवर निकला है, प्रज्ञान रोवर, अब उसके क्या मायने हैं, और उससे ज्यादा ये मैं जानना चाहती हूँ कि चंद्रयान 3 जो सफल हुआ, उससे इसरो को, आम आदमी को और पूरी दुनिया को क्या कुछ फायदे होने वाले हैं? निहारिका, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था इसरो का, वो था वहाँ पे साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करना। तो वो जी। ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो गया। अब हम्म। दूसरी चीज़ है कि जब हम वहाँ पे जा रहे हैं, जब हम इतना खर्चा कर रहे हैं, तो साथ हम्म। में कुछ ऐसे भी प्रायोगिक इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाएँ, जो जो रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है, वो रखें, जो अगर वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करके पहुँच पाए, तो वो हम कर सकें। हम्म। तो इसलिए चूँकि जी। हम पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए जा रहे थे, तो मिनिमम पॉसिबल एक्सपेरिमेंट के लिए जो साधन हमें लेके लेके जाने थे, वो हम हम्म। कुछ लैंडर में हमने कुछ फिट किए और कुछ रोवर में फिट किए। देखिए, अभी से पहले जितने लोग जितने देश जा चुके हैं चाँद पे, चाहे वो अमेरिका हो, यूएसएसआर हो पहले ज़माने का, या फिर चाइना हो, तो वो अपने भारी भरकम जो लैंडिंग इक्विपमेंट है, वो लेके गए थे, जिसमें कि या तो वहाँ पे जाके खुद उन्होंने टेस्ट किया, या फिर वहाँ से सैंपल उठा के लाए और यहाँ पे धरती पे अपने जो लेबोरेटरीज़ हैं, उसमें उन्होंने टेस्ट किया। तो हमारी जो पहला एम था हमारा, वो ये था कि हम अपने जो लैंडिंग मशीन है, उसको वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग मतलब ये है कि वहाँ पे जेंटली टच डाउन कर सकें। आपने देखा होगा कल रात में, जबकि वो लैंडर ने, विक्रम ने जब धीरे-धीरे नीचे उतरा था, तो काफ़ी जेंटली आके लैंड किया था। वही है सॉफ्ट लैंडिंग, मतलब ऐसा लैंडिंग जिसमें से कि लैंड करने के बाद रिकॉइल होके कोई चीज़ उछल ना जाए, कोई चीज़ गिर ना पड़े, तो वो है सॉफ्ट लैंडिंग। तो वो पहला ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। अब चूँकि हमारा दोनों इक्विपमेंट गया हुआ है, चाहे वो लैंडर विक्रम हो या फिर उसके अंदर में रखा हुआ हो, तो इन दोनों में कुछ जाँच के लिए चीज़ें रखी हुई हैं। जैसे लैंडर है, लैंडर में 4 उपकरण फिट किए गए हैं। एक है लैंगमुइर प्रोब जिसको बोलते हैं। ये ऐसा प्रोब है जो कि वहाँ पे भटकती हुई कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वहाँ के एटमॉस्फेयर में, वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब जो वायुमंडल जी। हमारे यहाँ पे है, वायुमंडल वहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर भी सतह के पास कुछ जो रैंडम मॉलिक्यूल्स इधर से उधर भटक रहे होते हैं, उस मॉलिक्यूल को, जिसको हम बोलते हैं कि ये प्लाज्मा जो है मून के सरफेस में, उस प्लाज्मा से निकली हुई ये रैंडम मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो उसको पकड़ने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए कि ये किस चीज़ के रैंडम प्लाज्मा हैं और उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसके लिए वहाँ पे एक लैंगमुइर जो प्रोब है, वो लगी हुई है। इसके अलावे वहाँ के जो लेग्स हैं उसके, उस लेग में कुछ ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं, जो कि वहाँ के जो धरातल में वहाँ पे शेकिंग होती है, जो सिस्मिक एक्टिविटी होती है, जैसे अर्थक्वेक होती है। तो इस तरह की जो वाइब्रेशंस होती हैं, उसको पिकअप करने के लिए वो लगे होते हैं। जानते हैं, आज से कई मिलियन साल पहले, जबकि चंद्रमा के अंदर में वो एक्टिव वोल्केनोज़ थे, तो वोल्केनो जब वो रंबलिंग उसकी होती है, तो वो उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो पिकअप में आ जाती हैं। तो वो उसके लिए है, या हमारे यहाँ पे जैसे अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक आने के बाद में वो जो वाइब्रेशंस होती हैं, उसको पिकअप किया जाता है। तो इस तरह के जितने भी सिस्मिक एक्टिविटीज़ हैं, उसको पिकअप करने के लिए उसमें एक सेंसर लगा हुआ है, जो कि लैंडर में है। और इसमें एक और चीज़ है, जब मान लीजिए बहुत कोई बड़ा-सा उल्का या बाहर की कोई जो बहुत बड़ी कॉमेट है आके टकराई, या एक्स्ट्रा ल्यूनर जो टेरेन से कुछ चीज़ें आई हुई है टकराई, तो उसका भी जो वाइब्रेशन होता है, उसको पिकअप करनी है। तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वहाँ के सतह, दक्षिणी ध्रुव के सतह का जो टेम्परेचर मैपिंग है, वो कैसा है। हम जानते हैं कि मून के जो जहाँ पे मून का इक्वेटर है,
जहाँ पे यूएस ने लैंड किया हुआ है, चाइना ने लैंड किया हुआ है, जी, जी। हाँ। यूएसएसआर ने लैंड किया हुआ है, वहाँ पे दिन का तापमान जो है वो 120 के पास पार हो जाता है। तो ये हम हुँ। जानते हैं। लेकिन साउथ पोल में कितना होता होगा? साउथ पोल में सूरज की जो किरण आती है, वो एक स्लैंट से आती है। उसमें इतनी हुँ, गर्मी हुँ। नहीं होती है, उसका जो इम्पैक्ट है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ, चाहे आर्कटिक ले लीजिए, हुँ, चाहे हुँ। एंटार्क्टिका ले लीजिए, वहाँ पे भी सूर्य की हुँ, रोशनी हुँ, हुँ, आती हुँ। है, लेकिन वो जी। सूर्य की रोशनी इतनी तेज़ नहीं होती है, जितनी हमारे यहाँ की होती है। तो हुँ, ऐसे जो स्लैंट एरिया हैं, जो कि साउथ पोल है, वहाँ हुँ, पे तापमान का जो सरफेस मैपिंग है, वो कैसा होता होगा? हुँ, वो ये पहली बार ये जो लैंडर गया है, लैंडर में वो इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो कि वो हुँ, उसको करेगी और फिर हमें वो डेटा वहाँ से भेजेगी। तो 3 हुँ, मुख्य ये जो इंस्ट्रूमेंट हो गए, वो हो गए। एक और चीज़ लगा हुआ है लैंडर में, जिसको हम लोग बोलते हैं हुँ, रिफ्लेक्टिव लेज़र इक्विपमेंट, रिफ्लेक्टोमीटर। हुँ, इसमें ये है कि अगर कोई लेज़र बीम वहाँ से आती है धरती के सतह पे, तो धरती के हुँ। सतह पे अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाती है, तो हमें एग्ज़ैक्टली जो लेज़र का स्पीड है वो पता है, वेलोसिटी पता है हमें और कितना टाइम ठीक लगा, है, हाँ। वो हमें पता चल जाएगा। हुँ, तो धरती हुँ, चंद्रमा से कितना दूर है, ये हमें पता चल जाएगा। हुँ, अब ये दूरी हमें लगभग पता है, लेकिन आप जानते हैं चंद्रमा धरती के चारों ओर घूमती है। और ये चारों हाँ। ओर जो घूमती है इसमें जो जो रेडियस है इसका जो हुँ, जो हुँ, ऑर्बिट है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली सर्कुलर नहीं है, थोड़ा-सा एलिप्टिकल है। तो वो हुँ, 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 एलिप्टिकैलिटी जो कितनी ज़्यादा है, वो एग्ज़ैक्ट हुँ, डिस्टेंस हमें मैप करने में पता चलेगा। एक और चीज़ है, हुँ, हम जानते हैं थियोरेटिकली हम जानते हैं कि चंद्रमा हमसे दूर जा रहा है और ये जो हुँ, हुँ, दूरी है, ये कहा जाता है कि हर साल 1 इंच हमसे दूर जाता है। इंच तो बढ़ती है। अब ये जी, देख जी, लीजिए हाँ। यहाँ से पौने 4 लाख किलोमीटर है चंद्रमा। अब वहाँ पौने हुँ, 4 लाख किलोमीटर में वो 1 इंच 1 साल में दूर जाता है, ये समझ के परे जाती है कभी-कभार। तो क्या हुँ, हुँ, ये जो हमारा थ्योरी है या असम्पशन है या क्या करेक्ट है? तो वो हुँ, हुँ, उस हुँ, लेज़र रिफ्लेक्टोमीटर से एग्ज़ैक्टली पता चलेगा। जब ये अगले कुछ साल में इसका जब जी, मैपिंग आएगा, इसका जब डेटा आएगा, हुँ, तो उससे पता चलेगा कि क्या धरती सही में दूर जा रही है हमसे या नहीं। तो ये हुँ, हुँ, 4 हुँ, हुँ, इक्विपमेंट लगे हुए हैं लैंडर के साथ में और रोवर हुँ, जो कल रात में ही लगभग जी। 1.5 घंटा 2 घंटा जब लैंडर हुँ, के हुँ, लैंड हुँ, किए हुए हुआ, तो फिर हुँ, उसका जो रैंप था वो रैंप खुला, फिर वो रैंप से जो हुँ, रोवर है, वो बाहर निकल के आया। हुँ, रोवर हुँ, में 2 खास यंत्र लगे हुए हैं, उपकरण लगे हुए हैं, जो कि वहाँ हुँ, की धरती को सतह को जाँच करेगा। एक तो है हाँ, कि चंद्रमा पे जो जैसे हमारे यहाँ मिट्टी है, इसको हम मिट्टी हुँ, बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। चंद्रमा पे जो मिट्टी है या धूल है, जो भी है, उसको हमने दूसरा नाम दिया हुआ है, उसको हम लोग रेगोलिथ रेगोलिथ बोलते हैं। तो हाँ, रेगोलिथ का एनालिसिस जो है एक तो वो वहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोप स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है, जो कि वहाँ के हुँ, मिट्टी को, वहाँ के धूल को एनालाइज़ करेगी कि इसमें कौन-कौन से केमिकल कॉम्पोजिशन हैं। जैसे हम जानते हैं हुँ, हमारे यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका कार्बोनेट हुँ, हुँ। एल्यूमीनियम सिलिका कार्बोनेट ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, इसका एनालिसिस करने के लिए कि मून के धरातल पे, चंद्रमा के सर, धरातल पे आपने यहाँ पे बोला कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी पता ही नहीं है कि वहाँ पे होंगी, नहीं होंगी। अंदाज़ा है कुछ चीज़ों का संकेत चंद्रयान-1 ने दिया था, कुछ चीज़ों का संकेत कई बार नासा ने दिया, कई रिसर्च हुए। तो अगर ऐसा कुछ आ जाता है जिसके बारे में हमें, आपको या फिर रोवर और लैंडर में जो यहाँ पर ऑटोमेटेड चीज़ें लगी हुई, उनको भी नहीं पता, तो फिर वो कैसे झेलेगा अगर अचानक से कोई नई चीज़ वहाँ आ जाती है तो? मैं आपका संकेत भी समझ रहा हूँ। देखिए हुँ, चंद्रयान 1 जो था, उसने वहाँ पे पानी का पता लगाया था कि वहाँ पे जो पोलर एरिया है, साउथ पोल ख़ास करके, उसके आस-पास में बर्फ़ का एरिया है। ये उसने हमें बताया था। तो अगर बर्फ़ है, अगर पानी है, तो शायद ज़िंदगी भी हो रही होगी या पल रही होगी कहीं आस-पास में, किसी भी फ़ॉर्म में। तो ये एक असम्पशन था। इसके अलावे हम ये जानते हैं कि जितनी बार वहाँ के जो रेगोलिथ का एनालिसिस हुआ है, उसमें पानी का जो एक छोटा-सा मॉलिक्यूल
वो मिला है, चाहे उसका कॉन्सेंट्रेशन डेसिमल के सेकंड या थर्ड डिजिट में हो, लेकिन वो मिला है। वहाँ के एटमॉस्फेयर तो नहीं है, लेकिन वहाँ की जो प्लाज्मा की जो वो वेगाबॉन्ड मॉलिक्यूल्स वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, उसमें भी जलवाष्प के कुछ अणु मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ के आसपास के धरातल में पानी के शायद कुछ सोर्स हों। लिक्विड वाटर तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर रात में वो -230 के आसपास में चला जाता है और उससे भी नीचे आ जाता है। और दिन में भी पोलर एरिया में टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं जाता है, तो इसीलिए जो सॉलिड है वहाँ पे आइस, वो सॉलिड आइस ही रहेगा। तो उसको जांचने के लिए जो अभी यहाँ पे जो लैंडर उतरा है या रोवर जो है आसपास में वहाँ पे वो भटकेगा, वो एनालिसिस करेगा कि क्या यहाँ पे सरफेस वाटर है या नहीं है। वैसे हम ये भी जानते हैं कि चंद्रमा के जो क्रस्ट है, जो सतह है, उस धरातल के लगभग 20 से 90 किलोमीटर के बीच में कहीं-कहीं पे लिक्विड वाटर जो है, जैसे धरती के नीचे में लिक्विड वाटर है, वो वहाँ भी है, ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है काफ़ी सालों से। तो अगर कल को हम किसी तरह से हम सबसॉइल वाटर को हम अगर पता लगा पाए, तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये सब जो साइंटिफिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इसकी तो अभी खिड़की ही खुली है। अभी तो हम साउथ पोल पे लैंड ही किए हैं, अभी हम वहाँ पे खिड़की खोल के देख रहे हैं कि क्या-क्या हो सकता है बाहर में। अभी दरवाज़ा नहीं खुला है, जो एक्सपेरिमेंटेशन का जो दरवाज़ा है, पटल है, वो नहीं खुला, वो अभी बंद है। अभी हम सिर्फ झाँक रहे हैं। तो आने वाले दिनों में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम बहुत सारे तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकें। और उसमें जो अभी रोवर के बारे में बता रहे थे, रोवर में 2 इक्विपमेंट लगे हुए हैं। एक तो वहाँ का जो सॉइल है, वो सॉइल किस चीज़ का बना हुआ है, जो रेगोलिथ है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, सल्फर है, सल्फर बाइसल्फाइड है, क्या चीज़ है? एक तो वो पता लगाएगा, जो वहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर है, और दूसरा एक लेजर बीम स्पेक्ट्रोस्कोप है। वो क्या करेगा कि वो एक जगह में जाके जो चंद्रमा का जो चट्टान है, जो रॉक है वहाँ पे, उसके नीचे में लेजर वेव भेजेंगी। तो लेजर जो है काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब वो ये एटम्स को, ये मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देते हैं, मेल्ट कर देते हैं। तो धरती, वहाँ के चंद्रमा की सतह के नीचे जब वो मेल्ट हो जाएगा रॉक, तो उस रॉक में से कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, कैल्शियम है, कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, क्या चीज है वहाँ पे। तो वो ये जो लेजर स्पेक्ट्रोस्कोप है, वो देख पाएगा कि उसमें क्या चीज है। तो उसमें जो अभी हमने पता लगाया हुआ है, अमेरिका ने, चीन ने, यूएसएसआर ने, कि इक्वेटर के आसपास में क्या सब एलिमेंट है, वो पता लगा हुआ है। अब पोल के आसपास में क्या-क्या चीजें हैं, ये अभी पता नहीं लगा है, तो भारत वो पहली बार पता लगाएगा। तो ये मेनली जो ऑब्जेक्टिव है, ये 6 तरह के जो एक्सपेरिमेंट हैं, वो अभी प्लान किए गए हैं, और आने वाले दिनों में इन्हीं इक्विपमेंट में से हो सकता है कि कुछ और भी प्लान किया जा सके। अभी फिलहाल तो हम और आप जानते हैं कि इसको एक ल्यूनर डे के लिए भेजा गया है। कल जब वहाँ पे सूर्योदय हुआ था मून के दक्षिणी ध्रुव एरिया में, तो तब ये उतरा है वहाँ पे। और जिस दिन ये सूर्यास्त होगा वहाँ पे 14 दिन बाद, 14वें दिन, तब तक ये एक्सपेरिमेंट करेगा। तो उसमें से कल तो पहला दिन निकल गया, और लास्ट का जो जिस दिन सनसेट होगा, उस दिन इतनी सनलाइट नहीं आएगी उसके सोलर पैनल्स पे, चाहे लैंडर हो चाहे रोवर हो, कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। तो कम से कम एक दिन पहले का पहला वाला एक दिन और लास्ट वाला एक दिन, इसमें कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो पाएगा। बीच वाले जो 12 दिन हैं, इसमें ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटेशन होगी। और जिस दिन वहाँ पे सनसेट होगा, उस दिन सारे कंप्यूटर जो है, चाहे वो लैंडर के हों चाहे रोवर के हों, वो सारे या तो शट डाउन हो जाएंगे या वो स्लीप मोड में चला जाएगा। जैसे हमारा लैपटॉप है, जब इसका वो चार्ज खत्म होने लगता है तो क्या होता है, ये अपने आप स्लीप मोड में चला जाता है। तो वहां भी वो स्लीप मोड में चला जाएगा। और हो सकता है कि फिर जो अगला दिन जो आएगा सूर्योदय का 14 दिन बाद, 14 दिन जो वहां पे रात होगी, उसके बाद जब सूर्योदय होगा, अगला सूर्योदय,
हो सकता है कि वो जो सूर्य की किरणें फिर वहाँ पे सोलर पैनल पे पड़ेगी। शायद ये सारी चीज़ें फिर से जाग उठे, ये सारी चीज़ें फिर से एक्टिव हो उठे और फिर से एक ल्यूनर डे के लिए ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हो सके। तो अगर एक्सपेरिमेंट्स का यही सिलसिला चलता रहा कि अभी 14 दिन चले 12 दिन चलेगा और आने वाले जो अगला दिन होगा वहाँ पे, उसमें भी शायद 12 दिन चल सके। तो ये सिलसिला शायद चलता रहेगा काफ़ी हफ्तों तक या महीनों तक, जिसमें कि हमें बहुत सारे साइंटिफिक डेटा वहाँ से मिलेंगे और सबसे चीज़ जो है कि साउथ पोल कैसा है, वहाँ पे धरातल कैसी है, वहाँ पे थर्मोस्फेयर कैसा है, वहाँ पे दिन का टेम्परेचर कैसा रेंज होता है। सतह जो इक्वेटर है, वहाँ जानते हैं कि दिन के दोपहर के टाइम में वहाँ पे 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला आता है। वहाँ पे दक्षिणी ध्रुव में कितना जाता होगा? 60 डिग्री 40 डिग्री 30 डिग्री कितना होता होगा? क्योंकि सूर्य वहाँ पे काफ़ी स्लैंट में होते हैं। तो क्या वहाँ पे रहा जा सकता है? बाकी अगर सब कुछ ठीक-ठाक हो, तो क्या इतने सूरज के किरण में, इतने गर्मी में क्या रहा जा सकता है? लेकिन याद रखना पड़ेगा कि मून पे चंद्रमा पे न न मैग्नेटोस्फेयर न मैग्नेटिक फील्ड है और न एटमॉस्फेयर है। ये दोनों चीज़ क्या करते हैं कि जब से सोलर फ्लेयर निकलता है, जब सूरज से वहाँ के अल्फा पार्टिकल्स, वहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स, सोलर रेडिएशंस जो आते हैं, चाहे वो सोलर फ्लेयर के रूप में हो या और किसी फॉर्म में हो, तो उसको यहाँ पे धरती पे रोक लिया जाता है, जहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में उसको रोक लिया जाता है और कुछ जब एटमॉस्फेयर में जब इंटर करते हैं, तो वहीं पे वो रुक जाते हैं। लेकिन चाँद पे ऐसा हुँ। कुछ नहीं है, तो वहाँ जितने भी चाहे सोलर रेडिएशंस आते हैं, चाहे कॉस्मिक रेडिएशंस आते हाँ, हैं, चाहे गैलेक्टिक हाँ, रेडिएशंस आते हैं, वो सब के सब वहाँ के धूल में, वहाँ के ठीक, रेगुलर में मिले होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ठीक। रहना बहुत मुश्किल है। सर, आपने यहाँ पर बेहद ज़्यादा सीवियर तापमान की बात की, तो जो हमारी मशीनें वहाँ पर गई हैं, क्या वो इन तापमान को झेल पाएँगी? क्योंकि यहाँ पर आपने बताया कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, कभी बहुत गर्मी हो जाती है, तो जो ये मशीन है, वो झेल पाएँगी और साथ ही जो विक्रम लैंडर है, उस पर एक सोने की परत टाइप की लगी हुई थी, जिसको लेकर जनता जो है, वो बड़ी उत्सुक हो रही है कि ये जो पूरा एक कवर टाइप का जो उस पे लगा है, वो क्या चीज़ होती है? मतलब वो क्या मटीरियल है जिससे वो बनाया गया है? बताता हूँ, निहारिका, मैं डीआरडीओ में सिस्टम डिज़ाइनर रह चुका हूँ, तो जब किसी भी सिस्टम को हुँ, हुँ, हम हुँ। डिज़ाइन करते हैं, तो उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और टेस्ट किस चीज़ में करते हाँ, हैं कि वो जिस कंडीशन में ऑपरेट करने वाला है, ऐसे ही हुँ, कंडीशंस को हम यहाँ पे धरती पे अपने लैब में रिक्रिएट करते क्रिएट हैं, करते हैं। फिर उसमें हाँ, 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 सब्जेक्ट हाँ। करते हैं। तो हम जानते हैं कि चंद्रमा की सतह पे रात में जो टेम्परेचर है वो -235 के आसपास में हाँ, चली हाँ। जाती है और दिन में जो इक्वेटर है उस रीजन में 125 डिग्री चला जाता है। तो जितने भी इक्विपमेंट उसमें गए हुए हैं, चाहे वो लैंडर विक्रम हो, चाहे रोवर हो, इसको हमने टेस्ट किया होगा उन टेम्परेचर्स के लिए कि उस टेम्परेचर पे अगर एक्टिव मतलब वर्किंग कंडीशन में नहीं, तो हुँ, कम से कम पैसिव रह सके। जैसे रात में, जैसे वहाँ पे शाम होगी, मैंने आपको बताया था, सारे सिस्टम्स जो हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो शट डाउन हो जाएँगे। तो शटडाउन हालत में भी वो उस टेम्परेचर को झेल सके, इसके लिए हम टेस्ट करते हैं यहाँ हुँ, पे और अगर वो खरा उतरा होगा उस पे, तभी हमने इसको यहाँ से भेजा हुआ है। तो हमारा जो हुँ, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम वहाँ का एक दिन वो झेल सके, इसके लिए हमने यहाँ पे टेस्ट हुँ। किया हुआ है, यहाँ से भेजा है यहाँ से। लेकिन जैसे हमने आपको याद होगा मंगलयान भेजा था, मंगलयान का जो हाँ, जो लाइफ पीरियड था, काफ़ी छोटा था, लेकिन उसके लगभग 6 गुने ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे वो ऑर्बिट करता रहा। तो ये हुँ। जो और हम जो सर एक हमेशा देखा अपना भी जाता है कि मिनिमम जो इसरो की तमाम जो मशीनें होती हैं, वो हमेशा जो ड्यूरेशन होता है उससे कहीं ज़्यादा ही चलती हैं। ऐसा हर हर बार देखा कहीं गया है तो लगभग। जी हाँ, हाँ। जी हाँ, तो यही चीज़ होता है कि हम मिनिमम जो जो एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि इतने पीरियड के लिए हम उसको चालू हुँ, रखेंगे, वो एक मिनिमम रखते हैं, तो उससे ज़्यादा जितना भी ज़्यादा वो चल सके वो हमारी मेहनत का नतीजा है। दूसरा आपने हुँ, हुँ। पूछा कि उसके सरफेस पे आपने देखा होगा एक गोल्ड फॉयल या ऐसे कुछ आपने देखा होगा। तो हाँ, मैंने आपको हाँ। बताया था कि वहाँ पे जितने भी चाहे सोलर रेडिएशंस हैं, कॉस्मिक हुँ, रेडिएशंस हुँ, हैं या गैलेक्टिक रेडिएशंस है, वहाँ पे हूबहू जाके जाके टकराती है धूल से। तो वहाँ हुँ, पे जो हुँ। हमारे ये रोवर हैं,
रोवर में भी सेंसर्स लगे हुए हैं। तो वो रोवर के जो सेंसर हैं, वो करप्ट ना हो जाएँ उन उन चार्ज हाँ। पार्टिकल से, तो इसीलिए हुँ। वो एक जो जो गोल्ड फॉइल दिया गया है, वो एक गोल्ड फॉइल दिया गया है कि वो रेडिएशंस को, जो कम से कम जो हल्के रेडिएशंस हैं, उसको रोक ले। और दूसरा, अगर कोई इंटेंस जो हीट अगर आ रही है उसपे, अगर जो हुँ, रेडिएशंस आ हुँ। रही है वहाँ पे, उसको वो रिफ्लेक्ट कर दे वहाँ से। तो ऐसे चीज़ों के लिए, हल्के-हल्की चीज़ों के लिए वो गोल्ड फॉइल है, लेकिन वो जो हुँ। सीवियर मोस्ट कंडीशंस हैं, -235 डिग्री सेल्सियस, हुँ, 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 हुँ। उसके लिए वो नहीं है। वो छोटे-छोटे चीज़ों के लिए है, जो कि जब तक हुँ। वो 1 दिन भर काम कर रहा है, उस समय में उसके जो सेंसर्स हैं, वो करप्ट ना हो जाएँ, इसके लिए वो एक लेयर दी गई है, सेंसर्स को हुँ। प्रोटेक्ट करने के लिए हल्के रेडिएशन से। हुँ। हुँ। सर मेरा अगला सवाल ये है कि आपने बोला कि हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें यहाँ पर सोलर एनर्जी की ज़रूरत थी, इससे सोलर पैनल उसमें लगे हुए हैं और धूप से एनर्जी सेव करेगा। तो जो लूना 25 है, वो तो यहाँ पर सूर्योदय के टाइम पर नहीं जा रहा था, वो पहले लॉन्च होने वाला था। तो उसको क्या सूरज की ज़रूरत नहीं थी? मतलब उसमें क्या टेक्नीक यूज़ हुई थी? बताता हूँ, 2 चीज़ें हैं। जो लूना 25 है, रशिया के पास में एटॉमिक पावर जनरेटर है, मतलब उनका एक एटॉमिक सेल है। हुँ। जैसे हमारा हाँ। छोटा-सा सेल होता है ना, चाहे वो हाँ। लिगैंड हो, लिथियम बैटरी हो, हमारा जो है हुँ। सोलर पैनल जो है, वो वहाँ से फोटोन को लेता है और अपने जो हुँ। बैटरीज़ हैं, उसको चार्ज करता है, वहाँ पे एनर्जी देता है हमें। ठीक है, नासा हाँ। और यूएसएसआर के पास में ये एटॉमिक यूरेनियम 235 का भी एक एनर्जी बैटरी है, जो कि हुँ। लगभग 15 साल उसका एज है। तो उसमें वो हुँ। भी चीज़ें हैं कि रात में भी अगर कुछ काम करना पड़ा, तो रात में वो बैटरी इफ़ेक्टिव होगा। लेकिन जो जिस तरह के टेम्परेचर्स होंगे, -235, क्या उसके जो बाकी हुँ। सेंसर्स हैं, उसका जो लैब है, हुँ। क्या वो भी गर्म हो सकेगा? क्या वो उस एनवायरनमेंट में काम कर हुँ, हुँ। सकेगा? ये कहना मुश्किल है। लेकिन आपने जो 2 चीज़ें पूछी थी कि एक तो वो जो उतर रहा था हमसे 1-2 दिन पहले, क्या वो रात में हुँ। उतर सकता था? नहीं। मैं आपको बताता हूँ हुँ। क्या था। देखो, हाँ। अगर मान लो हुँ। अगर ये मून है, मून में हुँ। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हम ठीक है, यहाँ हाँ। पे ये जो आप काला मार्क देख रहे हो यहाँ पे, हम हाँ, इस हाँ, हाँ। काला मार्क पे उतरने वाले थे, जो कि 69.3 डिग्री साउथ है और 32 हाँ। डिग्री ईस्ट है। लेकिन ईस्ट है, हाँ। रूस का जो उतरने वाला जो स्पॉट था, ये रेड वाला जो दिख रहे हो हाँ। आप, ये हाँ। 42 डिग्री ईस्ट है। मतलब हम जहाँ उतरने वाले थे, वहाँ से लगभग 12 डिग्री और ईस्ट था। मतलब वहाँ पे हाँ। लगभग डेढ़ या पौने 2 दिन पहले सूर्योदय होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो, ये मून घूम अच्छा, रही है, हाँ, 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 मून हाँ, घूम रही है। अब बताओ, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ गया है? सबसे पहले आपने क्या देखा? हाँ। यहाँ पहले पर जो आपने रेड रेड मार्क स्पॉट के नीचे देखा है। होगा, हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद आपने ये ब्लू वाला स्पॉट देखा है। तो ब्लू वाला देखा, ठीक है। सूर्योदय जहाँ पे होने वाला था, रशिया का जो हुँ। लूना 25 था, वहाँ पे उतरने हाँ, वाला था, हाँ। वो लगभग डेढ़ दिन पहले, डेढ़ या 2 दिन पहले उतरने हुँ। वाला था, तो वो भी वहाँ के सूर्योदय पे उतरता है। और हम भी हुँ। अपने सूर्योदय पे उतरे हैं। तो ये कॉम्पिटिशन हुँ। नहीं था कि रूस जल्दी से हुँ, वहाँ हुँ, भेज हुँ। रहा है, वो ये कहने के लिए कि हम पहले चले गए। नहीं, ये हुँ। जहाँ जो उसका स्पॉट था उतरने का, उस स्पॉट पे सूर्योदय हमसे 2 दिन पहले होता है, इसीलिए वो 2 दिन पहले उतर रहा हुँ। था। हम यहाँ पे उतरे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारा जो स्पॉट था, यहाँ पे सूर्योदय 2 दिन बाद हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पे उतरे हुँ। हैं। तो ये कॉम्पिटिशन नहीं था। समझ में आ हुँ। गई ना? यही हाँ, दोनों में बिल्कुल। अंतर था। हाँ, सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो लैंडर है, वो अब एक ही जगह पर स्टैटिक रहेगा और जो रोवर है, वो घूमता रहेगा, यही जानकारी मिली। तो उसके लिए कितनी जगह निर्धारित की गई है? क्योंकि वहाँ पर कई ऐसे गड्ढे हैं, कई ऐसी चीज़ें, तो वो उनसे भी तो टकरा सकता है और चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो क्या कुछ निर्धारित जगह है, जहाँ पर वो सिर्फ़ उतनी ही जगह घूमेगा? निहारिका, आपने एक टॉडलर को देखा हुआ, जो बच्चा जो घुटने पे और वो हुँ। केहनी पे चलता है हुँ। हाथ करके? कितना हुँ। दूर आप उसको जाने के लिए दोगे? जहाँ तक हुँ, सेफ है, थोड़ी जहाँ दूर, तक ज़्यादा दूर सेफ्टी नहीं। है, जहाँ हाँ, से हाँ, वो हाँ। वापस आ सके वहाँ से। तो रोवर जो है, रोवर की 2 लिमिटेशन है। एक तो ये छोटा-सा हुँ। संयंत्र है, इसके सिर्फ़ 2 हुँ। काम करने हैं कि वहाँ के धूल को एनालाइज़ करे
और वहाँ के चट्टान के नीचे में वो लेज़र वेव जो है वो भेजे और उसको अपने जो उनका जो स्पेक्ट्रोस्कोप है उससे एनालाइज़ करे। यही तो ऑब्जेक्टिव है उसका। तो साउथ पोल में करप्टेड पार्ट्स बहुत कम हैं। तो अगर 2, 3 या 4 डिफरेंट जगह पे वो अपना एक्सपेरिमेंट कर पाया तो उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो इन एंड अराउंड लैंडर के वो पूरा हो जाएगा। याद रखिए कि उसमें एक टिदर लाइन भी लगी हुई है, उसमें एक अम्बिलिकल कॉर्ड भी है। उस अम्बिलिकल कॉर्ड के भी एक ऑब्जेक्टिव है। एक तो उसको बहुत ज़्यादा कहीं पे अगर वो गिरने की टेंडेंसी है तो वो गिरने से रोक लेगा, उसको पकड़ लेगा। दूसरा उस टिदर लाइन में 2 तार लगे हुए हैं, एक तो डेटा ट्रांसफर का और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी को देने का। अगर मान लो वो रोवर कहीं ऐसे जगह पे चला गया जहाँ के उसके आगे में एक कोई बड़ा-सा ऑब्जेक्ट है और उसका जो शेड है उसके ऊपर मारा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो सोलर पैनल है वो शैडो में चला जाएगा। अगर सोलर पैनल शैडो में चला जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होगी उसमें। तो उस कंडीशन में उसके पास में कम से कम मिनिमम जो इलेक्ट्रिसिटी है जो सेंसर को चाहिए वो जा सके, तो ये टिदर लाइन से एक तो इलेक्ट्रिसिटी की तार जा रही है तो इलेक्ट्रिसिटी दे रही है और दूसरा जो वो एनालिसिस करता है उस एनालिसिस का डेटा जरूरी मतलब एसेंशियली वापस आ जाए लैंडर में और फिर लैंडर से हमारे पास तक आ जाए। वो उसके लिए वो 2 तरह के तार उसमें लगे हुए हैं और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था ये टिदर लाइन उसको बहुत दूर जाने नहीं देगा और कहीं पे गिरने नहीं देगा। तो ये उसके ऑब्जेक्टिव थे। अब उस दायरे में मैंने बताया इसको सिर्फ 2 एक्सपेरिमेंट करने हैं। वो 2 एक्सपेरिमेंट ये 2 जगह में करे, 4 जगह में करे, 8 जगह में करे, ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर मान लो उन्होंने अलग-अलग 2 जगह में किया और देखा कि रिजल्ट एक ही है, तो फिर आगे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जानते हैं कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस वही है जिसमें बाहर से कोई चीज़ नहीं आई है और इसमें जितने भी जैसे अपना धरती है, धरती में जितने भी कहीं पे भी सॉइल को आप चेंज कर लो, जो एलिमेंट्स हैं, जो हम जानते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 108 एलिमेंट हैं। तो जहाँ भी आप एलिमेंट देखोगे वो यूजुअली वो 108 के आस-पास ही होंगे। जो सोडियम होगा, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कार्बन हो गया, वो उसके मॉलिक्यूल्स आपको वही चीज़ देंगे। तो उसी तरह से अगर वहाँ पे भी मान लो 2-3 जगह में उन्होंने एनालाइज़ किए और देखा कि एक ही तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनका कॉन्सन्ट्रेशन लगभग एक ही जैसा है, तो फिर ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो देखेंगे कि नहीं अंतर है, तो फिर वो उसको दूर भी भेज सकते हैं। फिर उसके लिए लगभग 250 जो मीटर है वो एरिया सब तरफ में है, मतलब मैक्सिमम 500 मीटर्स वो अपार्ट जा सकते हैं। उसमें वो फिर अपना एक्सपेरिमेंट जो है अलग-अलग जगह में कर सकते हैं। अगर 2 या 3 जगह में किए गए एक्सपेरिमेंट्स में वेरिएशंस आती हैं, उसमें अलग-अलग मिनरल्स आते हैं, अलग-अलग मटेरियल्स आते हैं, अलग-अलग एलिमेंट्स आते हैं, उनके कॉन्सेंट्रेशन अलग आते हैं, तो फिर इसके पॉसिबिलिटी है कि वो अलग-अलग जगह पे जाए। सर मेरे आखिरी सवाल है यहाँ मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही है आपने बोला कि एलिमेंट है उनकी यहाँ पर जांच होगी और तस्वीरें जो है वो भी अब आना शुरू क्योंकि पहले थोड़ा ऊपर से तस्वीरें आ रही थी तो भी गड्ढे नजर आ रहे थे अब बिल्कुल सामने से तस्वीरें नजर आ रही है तस्वीरें हमें तो खूबसूरत लग रही है लेकिन उसके लिए बेहद डिफिकल्ट होगी लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर है उसको लेकर आपका क्या कहना है और जो ये तस्वीर है उनके एनालिसिस का जो रिजल्ट है वो कब तक आता है या फिर ये ऑनगोइंग प्रोसेस ये चलता रहता है? देखो, अभी तो सब कुछ शुरू ही हुआ है। अभी तो हमने वहाँ पे लैंड ही किया है। एक खिड़की खुली है, उससे हमने बाहर झाँका हुआ है। तो ये शुरुआत है निहार का। यहीं से एक्सपेरिमेंटेशंस जो होती हैं, R&D होती हैं, जो लेबोरेटरी जो वहाँ पे हमारा लैंडर के फॉर्म में है, उसने अपना काम शुरू किया है। आने वाले दिनों में वहाँ पे बहुत कुछ होगा। फिर वहाँ से झाँक के देखेंगे। वहाँ पे झाँक के देखेंगे कि सुबह में ये कैसा दिखा। कल जब लैंड लिया था तो वहाँ से कैसा दिख रहा था वहाँ का होराइज़न मतलब वहाँ का जो धरातल की सतह जो है वो कैसा दिख रहा था। जब धूप और थोड़ा-सा ऊपर में आएगा, हालाँकि वो पोलर एरिया वहाँ पे धूप बिल्कुल ऊपर में नहीं आएँगी, वो स्लैंट पे ही रहेगी। लेकिन पूरे 14 दिन में, चाहे वो सुबह हो कल का या कल से 14 दिन बाद का शाम हो, उसमें आगे की धरातल कैसी दिखेगी, वहाँ का थर्मल मैप कैसा होगा। ये सब चीज़ें जो हैं ये तो अभी रिसर्च की जो चीज़ें हैं वही होगी। उस समय में जो वहाँ का फ़ोटोग्राफ लिया गया होगा, चाहे वहाँ के सतह का, चाहे वहाँ पे धरातल का, चाहे वहाँ से डीप स्काई का, डीप स्पेस का,
वो सारी चीज़ें हुँ। आने वाले दिनों के लिए एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, जो कि हमें ज़्यादा आने वाले दिनों में मोर एंड मोर नॉलेज और डेटा हमें देगा। तो ये शुरुआत है, हुँ। भारत ने शुरुआत की है, भारत अब इसमें एक विश्व गुरु बनेगा कि साउथ पोल हुँ। में क्या एक्टिविटी है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या-क्या हुँ, पॉसिबिलिटीज़ हुँ। हैं, वहाँ पे आगे के क्या-क्या आयाम हैं, ये आने वाले दिनों में भारत दुनिया को बताएगा। तो भारत भी अपने आप को एक विश्व गुरु के रूप में कल को स्थापित किया हुआ है, जहाँ तक कि चंद्रमा हुँ। का सवाल है। आने वाले दिनों में बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आएँगी, जिसमें से कुछ तो हम अपने हुँ। पास में रखेंगे और कुछ जो कि विश्व को बाँटने के लिए होगा, वो हम विश्व को भी देंगे। सर जाते-जाते एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, तमाम जगह जो ये एलियन को लेके अब बातें वायरल हो रही है कि रोवर को एलियन मिला है, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? एक आप टिप्पणी कर देते इस पे। अ, निहारिका देखो चंद्रमा जो है ना मैंने बताया वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ज़रूरी हाँ। नहीं है कि एलियन भी हवा हम जैसे ही साँस लेता हो, ज़रूरी नहीं हाँ, है। ये भी हो अगर सकता है। कोई हाँ, हाँ। एलियन है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी साँस लेता हो, वो भी खाना खाता हो। हो सकता है कि हुँ, एनर्जी लेने हुँ। के लिए बहुत सारे तरीके हैं, वो उससे अपना हाँ, एनर्जी बिल्कुल। ग्रहण करता हो, पॉसिबल हुँ। है। लेकिन जितना रेडिएशन आ रहा है वहाँ पे, वो रेडिएशन किसी भी लाइव बीइंग के लिए टॉलरेट कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत इसीलिए मुश्किल। हम लोगों हाँ। को अभी तक जो हुँ, हुँ। यूएसएसआर ने, चाइना ने जो स्टडीज़ किए हैं, एक भी बैक्टीरिया या वायरस नहीं मिले हैं। एक भी हुँ, बैक्टीरिया, हुँ। वायरस नहीं मिले क्योंकि इतना रेडिएशन वहाँ पे आता है कि कोई उसको सह नहीं हुँ। पाएगा। लेकिन सह नहीं पाएगा। सरफेस हुँ। के नीचे में, मान लो कहीं पे एक केव है, कहीं पे सरफेस के हाँ, नीचे में, हाँ। जहाँ पे कि ये रेडिएशन डायरेक्टली अटैक नहीं करते हों, तो हो नहीं सकता आता। है कि वहाँ हाँ। पे लाइफ़ का कोई न कोई फ़ॉर्म होता हो। हो सकता है कि इमेजिन करने वाले कवि वो कहते हैं हुँ। ना जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि। कल को एक कवि ने हुँ, एक बिल्कुल। कविता बना दी कि हमने रोवर के मार्फत हमने अपनी आँखों से जो मुझे जो हुँ, दिखा था, हुँ। हमने ऐसा एक स्वरूप देखा, वो एक कविता बना दे, हुँ। उसके ऊपर में चर्चा हुँ। हो, ये सब चीज़ें होती हुँ। रहेगी। लेकिन देखो विज्ञान जो है, वो वास्तविकता हुँ। पे जो जो सामने जो साक्षात है, उस पे ज़्यादा विश्वास करता हुँ। है, कल्पना पे कम विश्वास करता है। वैसे कहावत ये भी है हुँ। कि आँखें जो सब देखती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सत्य हो। हो सकता है कि सच हो। आँखों के हाँ, परे भी बिल्कुल। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हाँ, जो हाँ। सच हो। तो आज के दिनों में वहाँ में जो लगे हुए कैमरा हैं, जो सेंसर्स हैं, जो हुँ। वहाँ पे सेंस करेंगे, उसका डेटा हमारे पास में 24/7 आता रहेगा, हुँ। दिन के टाइम में। रात में वहाँ पे क्या होता है, अभी मोस्टली शायद हम ना देख पाएँ। हो सकता है कि लैंडर में आने वाले दिनों में इतना सारा बैटरी उसका चार्ज हो कि हम एक आध रात हुँ। में उसको ऑपरेट करके रात में भी वहाँ का एक नज़ारा हम देख सकें, हो सकता है, पॉसिबल देख है। सकें। हाँ। तो ये सब हुँ। भी आने वाले दिनों में है, लेकिन ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं आने वाले हफ्तों, हुँ। महीनों, सालों समय के में। लिए। हाँ। हुँ। हम लोगों का सोचना ये है कि लैंडर वहाँ पे काफ़ी दिन रहेगा और इसमें जो हुँ। जो साज़ो-सामान लगे हुए हैं, ये वहाँ के हुँ। टेम्परेचर को बखूबी सहेंगे और आने हुँ, वाले हुँ। कई ल्यूनर डेज़ और नाइट में वहाँ पे वो सर्वाइव हुँ। करेंगे। सर्वाइव ही नहीं, वहाँ पे वो ऑपरेट भी करेंगे। तो देखो, आने बिल्कुल। वाले दिनों में क्या होता है। हुँ। लेट अस वेट जी। फॉर दोज़ डेटाज़ टू कम। हुँ, अब हमने यहाँ पर पहली सर उपलब्धि पा ली है, आगे लगातार और कोशिश लगातार आप लोगों की कोशिश है, तमाम जनता की प्रयास है, जो आज हम यहाँ तक पहुँचे, आगे भी पहुँचेंगे। सर आपका बहुत-बहुत यहाँ पर धन्यवाद जनसत्ता को टाइम देने के लिए।